everyone, how are you? Welcome to my channel Relationships Redefined. Hope you must be doing fine and must be at peace. As you all know that I am a clairvoyant, an author, a writer and a relationship counselor. And once again I'm here to discuss about one of the greatest issues that we all face in our relationships. Basically, the females or the wives face this issue that how to handle relationships during the monetary disputes. So this money matter is a basic factor of fight between a couple. Sometimes it becomes a factor of fight in a family, in a group of individuals living together, maybe parents, kids and everyone. So the topic of today's discussion will be how to handle the matters of money with the what should I say with ease, so that the relationships remain at peace. तो बेसिकली हमारी जो बात होगी वो इसी बात पे होगी कि हम पैसा किस तरह से पैसों को के मामलों को इस तरह हम एहतियात से टैकल करें कि हमारे रिश्तों में प्यार बना रहे, उन पैसों की वजह से हमारे रिश्तों में लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि ज़्यादातर ये मुद्दा होता है. और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे एग्जांपल मैरिड कपल्स का लूँगी, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें मैंने पढ़ा कि मैरिड कपल्स के डिवोर्स रेट काफ़ी हाई हो गए हैं इंडिया में. लॉकडाउन के बाद तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रेट काफ़ी हाई मिला है, बट इवन बिफोर दैट ये कंसेंसस जो मैंने जिसको मैं कंसिडर कर रही हूँ, इट इज़ 2019, 18 and 19. So what I am talking about the divorce rate is 2018-19. तो उसमें ये जो ग्राफिकल डेटा है और जो भी ये सारी रिसर्च हुई है उसमें इंडिया में डिवोर्स रेट काफ़ी हाई हुए हैं. और उसकी एनालिसिस हुए तो जब लोगों से पूछा गया तो मनी मैटर्स जो थे उसकी वजह से ये डिवोर्स रेट हाई निकले. तो मैंने सोचा कि और किसी नए टॉपिक पे बात करने से अच्छा है कि पहले इसी के ऊपर बात की जाए. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मेरे को पता लगेगा कि यस आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं. और क्या कहते हैं, इनको शेयर भी करिए कि जैसे आपको एक मीडियम मिला कुछ बातें सुनने का, कुछ अपनी बताने का, उसी तरह दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा. मैं टॉक शो भी अरेंज कर सकती हूँ, पर टॉक शो में इसकी सच्चाई जितनी हमें प्लेटफॉर्म्स पे दिखती है ना उतनी होती नहीं है, क्योंकि जनरली जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स यहाँ पे अपने टॉक शो को प्रेजेंट करते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली as much true as they appear us to be. I'm not targeting someone in particular and I'm not offending someone's way of doing business. I'm just लेटिंग अदर्स नो दैट जो हमें इतना क्लियर दिखता है तो टॉक शो में उतना क्लियर होता नहीं है. ऑलमोस्ट वट एवर टॉक शोज आर गोइंग ऑन, दे आर ऑलमोस्ट द पेड ऑडियंसेस देयर एंड ऑलमोस्ट आर द इन्वाइटेड ऑडियंसेस. ये मीडियम यहाँ पे बात तो सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, पर मैंने आपको एक बहुत अच्छा मीडियम दिया है कि आप मुझे मेल करिए, आप कमेंट्स में लिखिए, हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे. और आज मैंने ये नया एक मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था, तो उसमें हमने ये करना है कि जो भी रैंडम कमेंट्स आएंगे उसमें से वीक में हम टॉप 5 एंट्रीज को फ्री डिटेल्ड टैरो काउंसलिंग भी देंगे, टैरो रीडिंग करके देंगे. तो आप कंटिन्यू रहिए एंगेजमेंट अपनी इसमें इन वीडियोस के थ्रू, और यू माइट बी द लकी वन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज वीडियो. हमारा जो झगड़ा होता है अपने पार्टनर के साथ वो किस वजह से होता है, पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है. देखिए ये बात बिल्कुल सच्ची है कि प्यार थोड़े टाइम ही टिकता है, उसके बाद ज़िंदगी पैसे ने चलानी होती है. इसमें कोई इसके लिए कोई अगर कुछ भी इसके लिए एविडेंस दे तो बिल्कुल बेफिजूल है. वो ज़िंदगी चलाने के लिए ऑब्वियसली रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज कैन ओनली बी बॉट थ्रू मनी. बट येस, अगर हमारे रिश्तों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, लव होता है, अफेक्शन होता है, तो हम दोनों पार्टनर्स कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ और तालमेल बिठा के हम उसको ज़िंदगी को अच्छी तरह बिता सकते हैं.
पर अगर एक पार्टनर उसमें डिसाइड कर ले कि नहीं, वो एडमेंट हो जाए कि नहीं मेरी तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे टफ टाइम्स हैं चाहे बेटर टाइम्स हैं, मैंने सेम रिक्वायरमेंट्स रखनी है, और दूसरे पार्टनर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर बनाए, तो ऑब्वियसली ऐसा रिश्ता ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। ये सिचुएशन तब होती है जब दोनों पार्टनर्स के बीच में एक अच्छी आपस कोऑर्डियल रिलेशनशिप नहीं होता। तो यहाँ तो प्यार होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में। अब रही मॉनेटरी फैक्टर की बात, तो प्यार इंपॉर्टेंट इस हद तक ही है सिर्फ कि अगर प्यार होगा तो दोनों साइड से स्ट्रिंग इक्वली पुल होगा और दोनों साइड से स्ट्रिंग इक्वली रिलीज होगा, तो रिश्ते का जो धागा है वो टूटेगा नहीं। अगर अब उसके बाद मॉनेटरी फैक्टर का रोल ये है कि अगर सिर्फ रोज़ हमारा हस्बैंड हमको घर आके एक थैली में दे दे और बोले कि दिस इज एन एम्प्टी बैग दो बट इट इज़ फिल्ड विद लव, एंड ही जस्ट कडल्स अस और ही जस्ट एम्ब्रेस अस टाइटली, सो दैट इज नॉट गोइंग टू फिल आवर स्टमक। सो वहाँ पे मॉनेटरी फैक्टर आ जाता है। और सपोजिंगली हस्बैंड इज कमिंग डेली बैक एट होम, हिज वाइफ इज गिविंग हिम hugs and kisses and just saying कि ये मैंने आज खाने में बनाया है, तो this is also not going to bring satisfaction to his gut, to his stomach or maybe gut। तो इसीलिए मॉनेटरी फैक्टर और ये सारी चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी रिश्तों को जोड़े रखने में इंपॉर्टेंट होती है। तो दोनों का इक्वल रोल है, बट येस दिस इज फॉर श्योर दैट मनी कैन बाय इन lot of things। This is for sure that money is an important role playing factor in a relationship, or maybe it can be a game changer at times, because nowadays जो जितना भी generation youth है, especially इतने सारी tough times they see while growing up, so what they have inherited in their minds, like कि अगर पैसा होगा तो we will be very very happy in any kind of relationship, so for that they are becoming more and more ambitious also। Sometimes when their ambitions are not paying as much as they are aspiring their life to give them back, so what they are doing is they are engaging themselves into such kind of relationships which are going to be like they find it solely towards them, they want to engage themselves into a relationship which gave them at least some monetary satisfaction। So in that case what they do is they get involved with someone, with a partner who is much more on a very very stable terms monetary wise, as a result of which like they pretend to be in love or they fake things around, and but उनका main motive उस टाइम यही होता है कि that I want to be in a relationship फॉर अ स्टेबल फ्यूचर। उसके लिए मुझे चाहे लव फेक करना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, आई जस्ट वॉन्ट समवन हु इज़ वेरी वेरी स्टेबल मॉनेटरी वाइज। तो ये ऐसे केसेस भी आते जा रहे हैं लोगों के सामने, क्योंकि यूथ इतना ज़्यादा एम्बिशियस होता जा रहा है। दे आर रियलाइजिंग थ्रू मीडिया, मूवीज आर अ मेन सोर्स, internet is also helping them visualizing all these things, so ये एक मेन रोल हो रहा है। जब इस तरह के रिश्ते जुड़ते हैं तो बट ऑब्वियसली when you are associating with someone for a give and take, then how much duration will that give and take relation hold? It is not going to be a smooth sailing boat till for a longer duration. It is going to be very dicey situation throughout, क्योंकि हमें अंदर से पता है why we have united. The other person is not receiving the kind of love that he was expecting, because हमारी साइड से love था या नहीं था, we are pretending to be in love for the resources that we are going to avail at the cost of this relationship. तो इसीलिए relationship dicey होगा. The third thing that is quite observant nowadays is कि both the partners are working equally, and जो लड़के इंडिया में बड़े हो रहे हैं they have seen their fathers working and dominating their mothers, so they have inherited that thing. Like mothers have also not guided. मेरी previous video आप देखिए, उसमें मैंने यही बात की है कि how a mother should guide her son. वो मीडियम था इस वीडियो पे आने का। इस वीडियो में मैं आपको यही बता रही हूँ कि द सन्स आर नॉट गाइडेड वेल, दे आर नॉट टॉट वेल बाय देयर मदर्स दैट दीज मिस्टेक्स योर फादर इज कमिटिंग,
he is though he is bringing in money, but he is not realizing the value that I am bringing into the family. As a housewife, I am not being respected in the same way if I would have been a working wife. तो सिमिलर वे में वो यही चीज़ें मदर्स अपने बच्चों को नहीं, बेटों को स्पेशली नहीं सिखाती हैं. तो इन द सेम वे द सन्स आर ग्रोइंग एंड दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर वाइफ्स. जिनकी मदर्स लाइक पिछले 20 ईयर्स में तो काफ़ी टाइम चेंज हो गया, तो मोस्ट ऑफ द विमेन हैव ऑल्सो बीन वर्किंग. तो उनके बच्चों में ये मतलब, क्योंकि अगर एक लड़का है और उसकी वर्किंग मदर है तो उसको एडजस्टमेंट करनी आती है. पर अगर एक लड़के की ने अपनी माँ को सारी जिंदगी घर में काम करते देखा है तो ही माइट नॉट रियलाइज दैट हिज वाइफ, इफ she is working outside, then she might require some time and his cooperation also to work along with her. So in that case wife की expectation होती है कि मैं भी घर में if not I am not contributing in the expenses, then I am obviously contributing in making the savings bulking up. So उस केस में she expects the same kind of cooperation and respect. अगर वो चीज़ नहीं आ रही होती then the couples split. So these are the type of roles that money is playing nowadays. यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि कोऑपरेशन दोनों साइड से है. अगर लड़के को ये समझना है कि दैट वाइफ हैज़ टू वर्क ऑल्सो एंड डू हर पार्ट इन द हाउस जॉब ऑल्सो, तो उसको उसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा. अगर वाइफ्स को भी पता होना चाहिए कि इसकी मदर ने कभी काम नहीं किया, तो ही माइट नॉट बी रियलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स. तो शी शुड ऑल्सो प्ले हर पार्ट, शी शुड ऑल्सो टेक आउट time in explaining things to him. She should not also get so much angry for this कि भाई मेरी नहीं समझ आ रही है. मतलब आपका वो रोल कोई बाहर से निभाए मीडिएटर का, उससे पहले वो रोल आप खुद ही निभाना शुरू कर दो. जो टिप्स होती हैं वो स्टार्टिंग से हमें दिखने लग जाती है. जो लोग वहीं से उसको प्रॉपरली ग्रीज करना शुरू कर देते हैं, तो द मशीन्स ऑल्सो गेट ट्वाइंड अप सो वेल दैट they run smoothly. But once you have not greased the machine initially, then that machine is going to cause such a bad noise once it has grown old. So that noise, to avoid that freaky noise irritating you should need to grease that machine from the initial years. जो लोग initially इसको संभाल लेते हैं, their relationships they show off. पर्टिकुलरली दिखते हैं वो रिश्ते, हमें काफ़ी स्टेबल रिश्ते होते हैं, बट नॉट ऑन द सोशल मीडिया. डोंट टेक एनी रिलेशनशिप विच अपीयर्स टू बी सो हैप्पी ऑन द इंस्टाग्राम और ऑन द फेसबुक टू बी अ हैप्पी रिलेशनशिप. All those who are not that much contented, they only show off those kind of pictures, the lovey-dovey pictures all the time posted on their Instagrams and Facebook. This is what I have learned over 8 years of studying about relationships. तो ये दिस इज़ नॉट अ लाइक मैं इसमें आपके साथ कितना भी आप मेरे लिए कमेंट्स में लिख सकते हो इस बात को कि नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो, बट जनरली पहले तो हम जो भी बात करते हैं इट इज़ टॉक्ड अबाउट ऑन द मेजर, जो मेजर रेशो आती है, ठीक है ना. तो मेजर रेशो यही है कि जो लोग बहुत लवी डवी डेली अपडेट्स ऑफ पिक्चर्स होती हैं फॉर सोशल मीडिया, दैट इज़ नॉट कि वो आपको ज़रूरी नहीं है उनका रिश्ता उतना ही अच्छा हो, तो दैट इज़ अ फेक काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ बीइंग शोन ऑफ टू अस. मैं उन रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल आप जब लोगों से मिलते हैं यू फाइंड सर्टन काइंड ऑफ वाइब इन देयर रिलेशनशिप्स विच अट्रैक्ट्स यू अ लॉट. सो दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर दोज जो उन्होंने स्टार्टिंग से अपने रिश्ते पे भी काम किया होता है, क्योंकि रिश्ते पे भी काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना फाइनेंसेस पे काम करना है. एक पॉइंट आ जाता है जब फाइनेंसेस तो हाई होते हैं और रिश्ते लो होते हैं, वो टूट जाते हैं. एक पॉइंट, तो वो पॉइंट ना आए तो रिश्ते भी साथ साथ मैनेज करते रहना चाहिए. दोनों जनों ने अगर इनिशिएटिव नहीं लिया, अगर एक जना फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है तो दूसरा रिश्ता मैनेज कर ले, नो बिग डील, तो भी चीज़ें चलती रहेंगी. बट अगर एक इंसान को उसका ड्यू क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो ये चीज़ें हमें फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं. अपने रिश्तों में अपने पार्टनर को उसका ड्यू क्रेडिट दें. जो मनी है, जब फैमिली में भी इसकी बात होती है, बेटों को एक्सपेक्टेशन होती है हमारे फादर से जो भी है हमें ही मिलना है. अगर फादर नहीं देते तो फैमिली में टिफ्स हो जाती हैं. अगर
पेरेंट्स की भी कई बार मिस्टेक ये होती है कि वो सोचते हैं कि बच्चे हमारे साथ सिर्फ हमारा पैसा लेने के लिए, तो इसमें ना बच्चों का फॉल्ट है ना फैमिली फादर्स का फॉल्ट है, मतलब पेरेंट्स का फॉल्ट है। ये बनी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में इसी तरह से बना हुआ है कि फादर एक बिजनेस लगाता है, उसमें ही बेटे को आगे, अगर वो बिजनेस काफ़ी स्टैब्लिश्ड है तो ऑब्वियसली द किड्स हैव टू गेट इनटू इट। तो वो खुद ही, तो वो एक्सपेक्टेड होता है, यहाँ पे इंडियन कल्चर में एक्सपेक्टेड है कि अगर ए फादर इज डूइंग सम बिजनेस देन द चाइल्ड हैज टू गेट एनरोल्ड इन हिमसेल्फ इनटू दैट बिजनेस। तो इसमें अगर बच्चों की एक्सपेक्टेशन है अपने फादर के बिजनेस से या पैसे से, तो इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। दिस इज द काइंड ऑफ द ट्रेडिशन दैट वी हैव बीन ब्रॉट अप इन। बट सपोजिंगली अगर एक फादर जॉब में है तो उसका बेटा कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा ना कि वो सेम जॉब उसको भी मिल जाए। तो आप ये समझिए कि अगर हमारे बच्चे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? क्योंकि वो इसी तरह की ट्रेडिशन में ग्रोन अप है। आप उनको अगर डे वन से कहिए कि हमारा बिजनेस में कुछ नहीं, यू हैव टू स्टार्ट योर ओन, तो उनको स्टार्टिंग से ही अगर आप ये शिक्षा दोगे तो वो आपकी तरफ लुक अप ही नहीं करेंगे। बच्चों की प्रॉब्लम भी ये है कि अगर आपके फादर के पास बहुत कुछ है और आप यही सोचे जा रहे हो वो हमें देगा हमें देगा हमें देगा, और खुद अपना करियर नहीं बना रहे हो, तो एक पॉइंट पे आपको मिल तो सब कुछ जाएगा बट यू विल गो टू स्पॉइल इट। अगर कुछ पेरेंट्स ये चीज स्टार्टिंग से रियलाइज कर रहे होते हैं तो दे डोंट लेट देयर किड्स एंजॉय द लेगेसी ऑफ व्हाट दे हैव earned over the years. They want their kids to earn first and then only they can enjoy, because that is the time then they will be able to enjoy the things really well. If they have not learned to work hard and they will be served on platter, they are going to destroy it as soon as they will be served. सो दिस इज द फैक्ट। तो इसमें ना पेरेंट्स का फॉल्ट है ना किड्स का फॉल्ट है। हमें ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम कोई स्टेप उठाएं रिश्ते को सही बनाने के लिए, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब भी हम कोई स्टेप उठाएं वो स्टेप हमेशा ये जो सामने वाला है उसके पर्सपेक्टिव से, अगर हम एक भी बार सोचेंगे, हम अपने पर्सपेक्टिव से तो 10 बार सोचते हैं, अगर हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी सिर्फ एक बार सोचें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो रिश्ते में हम स्टेप ही वो उठाएंगे जो दूसरे के लिए भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, वो भी उसको अडेप्ट कर पाएगा, तो रिश्तों में प्यार बना रहेगा और उससे सब हमारे साथ रहेंगे, हमारी स्ट्रेस डील हो सकती है, हम कभी लोनली फील नहीं करेंगे, जो लव हम सीख कर रहे हैं वो हमें मिलेगा, जो कंपेनियनशिप एक ह्यूमन बीइंग सीख करता है वो उसको मिलेगी। जस्ट ह्यूमन्स आर अ सोशल एनिमल। हमें सोसाइटी चाहिए अपने रहने के लिए, खुद का दिखावा करने के लिए, लोगों को देखने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट बीइंग ह्यूमन्स। तो उसमें रिलेशनशिप्स की बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। अगर हम उन्हें मैनेज करना सीख लें तो हमारी लाइफ में, खुद की लाइफ में बहुत पीस हो जाएगी। आई होप इस टॉपिक को मैंने कुछ हद तक आप लोगों को समझाया होगा, या हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं भी ठीक लगी हो, तो प्लीज़ डू राइट देम इन कमेंट्स। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और ऊपर एक छोटा सा बेल आइकन आ रहा होगा उसको दबा दीजिए, जिससे कि जैसे मेरी न्यू वीडियो आए आपका रिश्ता भी एक स्टेप और सुधर जाए। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रिलेशनशिप्स रीडिफाइन में। एक बार फिर मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर आई हूँ। आप सब जानते ही हैं कि मैं एक टैरो रीडर हूँ, एक क्लेयरवॉयंट हूँ, एक राइटर हूँ, और अब मैं आप सब के प्यार से शायद एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट कोच भी बन जाऊँ। ऑब्वियसली अगर मेरी टिप्स आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ तो। रिलेशनशिप्स एक ऐसा मुद्दा है जिसकी में किसी की टिप काम नहीं करती। जैसे कि विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि टिप तो सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलती है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, टिप सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलती है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में टिप हर किसी की सिचुएशन में अलग होती है, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, और टिप एक ही होती है। तो हर किसी सिचुएशन में वो टिप फिक्स हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए टिप्स में से हमें क्या निकालना है और क्या छोड़ देना है ये हमारे अपने ऊपर है। फिर भी मैं इसीलिए आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रॉब्लम को एनोनिमसली लिखिए, जिससे हम उस टॉपिक को लेके यहाँ पे डिस्कस कर सकें, और जो और भी बहुत सारे लोग हैं उससे कनेक्टेड उन सब की प्रॉब्लम्स भी हम सब मिल के सॉल्व कर पाएंगे।
ये सोसाइटी इस टाइम डिप्रेसिव मोड से गुजर रही है। ये जो लॉकडाउन सिचुएशन हुई है ये हम सब ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करी है। मेरे खुद के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे आर अबव 90 एंड दे वर टेलिंग मी कि हमने अपनी 92 ईयर्स की एज में कभी ऐसी ना तो सिचुएशन देखी एंड वी हैव नेवर इवन हर्ड अबाउट इट। तो ये जो सडन लॉकडाउन सिचुएशन ने सडन इकोनॉमिक डिप्रेशन क्रिएट किया है, उसकी वजह से लोगों का अपना मानसिक संतुलन वैसे ही हिला हुआ है। प्लस हमारी जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं जो कॉन्टीन्यूसली काफ़ी ईयर्स से तो हमारे साथ चलती ही आ रही हैं, पर हम सब उनको इग्नोर करके अपनी लाइफ को चला रहे थे। सोशल मीडिया में अपनी प्रोफाइल फ़ोटोज़ अपडेट करके, अपनी कवर फ़ोटोज़ अपडेट करके, अपनी एल्बम अपडेट करके हम सब लोग उस झूठ को छुपाए बैठे थे। पर जब 3 महीने हम सब ने अपने अपने घर में बिताए तो हमें पता लगा कि एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप्स आज की डेट में कहाँ स्टैंड करते हैं और हम सब उनकी प्रॉब्लम से घिर गए। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आए जिन्होंने मुझसे ऑलमोस्ट सब ने फाइनेंशियल इश्यूज से ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में बात किया। ना ही सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप क्लाइंट्स थे मेरे पास फैमिली ओरिएंटेड क्लाइंट्स भी थे जो करंटली फैमिली में हैं और सिर्फ हस्बैंड वाइफ की मैटर्स नहीं डिस्कस किए लोगों ने मुझसे। मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर मदर के साथ कैसे रिलेशनशिप हमारा ठीक हो जाएगा, कब ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक मीडियम बनेगा जहाँ पे हम लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे, उनसे बातें कर पाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो मुझसे मेरे एक व्यूअर ने ही पूछा है क्वेश्चन। एज़ यूजुअल मैंने आप सबको पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया था कि नए किसी टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं पुराने वीडियो में आए हुए कमेंट्स में क्वेश्चंस जो आएंगे उनको सबसे पहले लूँगी। ईमेल के थ्रू भी मेरे पास 2-3 क्वेरीज आई, पर वो बेसिकली टैरो रिलेटेड थी तो उनका यहाँ पे बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। पर जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आया था वो यही था कि वाई वी नीड टू गेट इनटू मैरिज, और वही आज का हमारा टॉपिक है कि वाई वी नीड टू गेट इनटू मैरिज। पहले वाई वी नीड टू गेट इनटू मैरिज से पहले अगर हम व्हाट इज मैरिज पे बात करें तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि वाई वी नीड टू गेट इनटू मैरिज। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप सब ने एक ग्लास इस काढ़े का रोज पीना है, वो काढ़ा क्यों पीना है इसका आंसर आप मुझसे मांगते रहेंगे। पर अगर मैं आपको बता दूं कि उस काढ़े के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या वो कॉन्कॉशन के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी देर बाद अपने आप समझ आ जाएगा कि वो कॉन्कॉशन की इंपॉर्टेंस क्या है हम सबकी लाइफ में। तो आप मुझसे पूछेंगे ही नहीं। इन अ सिमिलर वे कि हमें मैरिज क्यों करनी चाहिए से पहले हम ये जान लें अगर कि मैरिज है क्या, तो हमें अपने आप पता लग जाएगा। मैरिज है क्या, ये सबका अपना पर्सपेक्टिव है और जैसा जिसका आंसर है वो उसी तरह से अपनी मैरिज को लीड कर रहा है, डील कर रहा है और उसी तरह का रिजल्ट उसको उसकी मैरिज में आ रहा है। मैरिज कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो लोगों ने सोसाइटी में डाला और वो ही फॉलो होता जा रहा है। तो मैरिज के बारे में हम यही पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ मैरिज, इसका आंसर जिसका जैसा होगा उसको डील करने का नज़रिया वैसा होगा। अगर कोई कहता है कि मेरे लिए शादी एक पवित्र रिश्ता है जिसमें मैं और मेरी पत्नी या मैं और मेरा पति अग्नि को साक्षी मान के बंधे हैं, तो वो उसको उस तरह डील करेगा। किसी के लिए शादी ये है कि मेरे माता पिता ने एक लड़का ढूंढा और उससे मेरी शादी करा दी और अब मेरे को 7 जन्मों तक उसके साथ रहना है, या एक लड़की ढूंढी उससे मेरी शादी करा दी और मुझे 7 जन्मों तक उसके साथ रहना है, तो वो उसके लिए मैरिज आंसर अलग है, तो वो उसको आगे की मैरिज से उसने क्या निकालना है वो भी डिफरेंट होगा। अब किसी के लिए है कि यस मैरिज इज इसलिए मैरिज इसलिए होती है कि एक लड़के को एक लड़की के साथ ही ज़िंदगी बितानी है, इसीलिए हम लोग 2 जने जुड़ जाते हैं, इसलिए शादी होती है। अगर शादी में प्रॉब्लम्स है तो तोड़ो और दोबारा कर सकते हो। तो वो उसके माइंड में ये बात क्लियर थी कि मैरिज इज़ फॉर गिव एंड टेक। द मोमेंट दैट गिव एंड टेक स्टॉप्स और द मोमेंट इट स्टार्ट हर्टिंग अस, तो हमें उसमें से निकल जाना चाहिए एंड वी शुड मूव ऑन एंड गेट इनटू दिस अलायंस अगेन विद समवन हु माइट गिव अस सम बेनिफिट। तो बड़ी क्लियर सी बात है कि जिसके लिए शादी एक पवित्र बंधन है वो उसको उतना ही लंबा उसमें उतना ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा।
जिसके लिए शादी एक प्रॉपर या मियर गिव एंड टेक है, वो उसमें जब तक उसकी कॉन्शियस अलाउ करेगी वो तब तक गिव करेगा, और अदरवाइज जब नहीं उसकी कॉन्शियस अलाउ करेगी टू गिव इन मोर, तो वो उस टाइम उसको एग्जिट कर देगा। बेसिकली शादी जो अगर साइंटिफिक वे में हम इसको देखें तो द मैरिज इज फॉर अ मैन एंड अ वुमेन टू जॉइन टुगेदर टू ब्रिंग इन अ न्यू प्रोजेनी सो दैट द स्पीशीज मे गो ऑन। In human beings, animals have always been wandering around in the society. They do not have homes in which they can go inside and just bolt it, and they are not available in access for the other animals. But for human beings, we live in home, we live in society, we get into our houses once it is dark, once we are off work. So for us to be united with the person we love, to be like for oneness, we need to get into marriage so that both of us can spend the entire life together. तो अगर बात की जाए कि मैरिज क्यों होती है, तो मैरिज के 5 रीजंस हैं। पहला, for love. If we love someone, if we realize that we cannot live without that person anymore and we need to spend the entire or the rest of my life with that person, then we get into marriage. We marry that person, we let that person live with us without any objections being raised by the society. ठीक है। second reason है to bring in the progeny. We need to have the legal and the lawful rights from this society. This society is like this कि अगर एक आदमी और एक औरत without marriage, if they have a baby, then the baby is not legal in the society, specifically in India. Even though in foreign like abroad also the situation is same, but now the times have changed. But for a normal human being who is not that much famous, like he like वो कोई famous personality नहीं है, तो उसके लिए अगर वो कल को मतलब उनका एक बच्चा होता है और वो बच्चा कल को किसी भी फील्ड में जाता है XYZ में, तो वहाँ पे उसको लीगल सर्टिफिकेट्स के लिए उसको अपने फादर का, अपनी मदर की डिटेल्स देनी होंगी, तो जिसके लिए उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट में उसके फादर का नाम होना मैंडेटरी है, तभी उसके आगे के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो अनलेस एंड अनटिल द कपल गेट्स मैरिड, द चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू हैव ऑल दोज documents with him handy so that he can further apply on into his school education or maybe college education or whatsoever field he goes into. ठीक है, सेकेंड रीजन ये होता है। थर्ड रीजन इसका क्या है? थर्ड रीजन इसका ये है फॉर सिक्योरिटी। अ मैन वॉन्ट्स a life which is secure, in which he comes back home after earning, and he finds a cozy environment in which the female is taking care of the home. तो ये सोच के मेल्स जनरली मैरिज करते हैं, एंड फीमेल्स लाइक द और उसके या फीमेल्स या उनके पेरेंट्स ये सोच के मैरिज करते हैं कि द डॉटर विल बी इकोनॉमिकली साउंड वंस दे आर गॉन। जब उनके पेरेंट्स चले जाएंगे, द डॉटर विल नॉट हैव टू टेक ऑफ हैंड्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स फॉर आस्किंग मनी। अगर उसकी शादी होगी अपने पति से, शी कैन आस्क फॉर मनी, उसकी ध्यान रख लेगा उसका पति। तो दिस इज द रीजन वाई पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट अस टू गेट मैरिड। और लड़के के पेरेंट्स को होता है कि लड़की आएगी हमारे बेटे का घर बसाएगी। तो द थर्ड रीजन इज दिस। फोर्थ रीजन, once they have brought in that baby in the life or on this earth, then both of them will be able to take care of the baby. Alone a father will not be able to fulfill all the duties. Alone a mother will not be able to fulfill all the duties. Although there are examples, it is not a generalizing. I am not generalizing anything. It is just I am saying ki for a single mother or for a single father, it is difficult to raise a child. If they are together, then the child will be having a father, a mother, both of them for him to guide him through in whatever lessons he need in his life. तो एक बच्चे को बड़ा करने के लिए a couple needs to be together, and that is the reason they get married. The fifth and the most important reason I feel is for oneness. जैसे कि कहा जाता है कि एक आदमी और एक औरत, दो जिस्म एक जान होते हैं, इसीलिए वननेस के लिए मैरिज की जाती है. इफ यू वांट समवन टू बी
जिसको आप कह सको कि ये मेरी है या ये मेरा है, वो चीज़ सिर्फ मैरिज के बाद आएगी। आप किसी से प्यार करते हो पर आप उससे शादी नहीं कर रहे हो, तो यू विल नेवर बी श्योर कि ये मेरी है या ये मेरा है, बिकॉज यू हैव नॉट गॉट दैट राइट ओवर द अदर पर्सन। तो जब आपको वो अपना हक जताना है, व्हेन यू नो कि दैट आई लव दिस पर्सन सो मच, आई वांट टू बी विद दिस पर्सन एंड आई वांट दिस पर्सन टू बी माइंड फॉर एवर एंड एवर, तब आप शादी कर लेते हो उससे। एंड देन देयर आर नो क्वेश्चंस कि आप कि वो किसकी है या वो किसका है। They will not get involved in any other relationship unless and until there are problems in the marriage or the person choose to go sideways by committing adultery or infidelity in the relationship. That is a different topic. That is an altogether different topic. Right now here we are discussing why we need to get married. So these are the 5 reasons that I have already given you that why you need to get married. अगर आपको लगता है कि ये 5 रीजंस आपकी लाइफ में आपको कोई इंसान दे रहा है, तो गो फटाफट से जाके गो एंड गेट मैरिड। वाई टू वेट? हाँ, अगर आपको लगता है कि योर पेरेंट्स विल बी एबल टू फाइंड आउट अ राइट मैच फॉर यू, देन लेट योर पेरेंट्स फाइंड दैट मैच फॉर यू। बट बिफोर गेटिंग मैरिड, डू मेक श्योर दैट you yourself are convinced of that marriage. Don't just marry for the sake or heck of marrying, because in that case you will always be like कि मैंने अपने पेरेंट्स के कहने पे शादी की थी। एंड जब तक हमें अंदर से ये फीलिंग नहीं होती कि ये काम हमने खुद के कहने पे किया, हम उसमें वो एफर्ट नहीं डालते। तो जब हमें ये फीलिंग अंदर से आ जाएगी कि ये काम हमने खुद के लिए किया है, किसी के कहने पे नहीं किया है, तो हम उसमें वो एफर्ट डालेंगे और जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी हम उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे जब तक हम कर सकते हैं। हम उसमें से गिव अप नहीं कर देंगे। पर अगर हमारे मन में ये होगा कि हाँ, हमने ये शादी अपने माँ बाप को खुश करने के लिए की थी, तो द मोमेंट एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो हमेशा हमारे मन में यही आएगा कि मम्मी पापा के लिए की थी, वाई शुड आई गिव अ डैम अबाउट इट, वाई शुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पर अगर वो प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व करते हैं, द होल दैट द प्रॉब्लम इज गोइंग टू क्रिएट, that will be in our life, our relationship. Parents will be gone one day. They have played their part, they have performed their duties, they have helped us in settling, and now it's not no more their responsibility. And if we ourselves are creating that thing कि अब ये प्रॉब्लम आई है और मेरे को अपने पेरेंट्स ने कहा था, मैं तो इसमें एफर्ट नहीं डालने वाली हूँ, एंड जस्ट गिविंग अप कॉल टू योर पेरेंट्स कि दिस एंड दैट आई एम हैपनिंग और ये मेरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसकी वजह आपने शादी करवाई थी, ये कराया था। अगर ना तो माँ बाप किसी के अंदर घुस सकते हैं शादी करवाने के टाइम में, और अगर हम अरेंज मैरिज करते हैं तो हम भी थोड़ा टाइम बस हमने ज़्यादा स्पेंड किया हुआ होता है, पर रिस्क उसमें भी उतना ही होता है। सेम सिचुएशन की प्रॉब्लम्स लव मैरिज में भी आती है, अरेंज मैरिज में भी आती है। तो इट इज़ जस्ट अबाउट गेटिंग मैरिड एंड थ्राइविंग ऑन दैट मैरिज, रादर देन कि मैं शादी में से तोड़ दूँ उसको। शादी तोड़ सकते हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं या तीसरी शादी कर सकते हैं। यू कैन गो इन फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो मेनी मैरिजेस। देयर इज़ नो लॉ कि आपको कोई रोक सके। वंस यू आर डिवोर्स्ड फ्रॉम द प्रीवियस पार्टनर, you can easily get married. But for me as a person, I feel that marriage is a very, very sacred union, and unless and until you lose all your hope, you shouldn't get off it. So as a relationship counselor or as a friend, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप शादी में जा रहे हो, आप शादी कर रहे हो, तो उसको सेम उसी तरह से देखना चाहिए जैसे कि आपने कोई एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डील करी हो। आप एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डील में से जितना हिचकिचाते हैं निकलते वक्त, उसके प्रॉज एंड कॉन्स सोचते हैं, उसमें लीगल डिस्प्यूट्स में फंसने से डरते हैं, इन अ सिमिलर वे आपको ये चीज़ सेम अपनी मैरिज को भी सोच के चलना चाहिए। तभी आप पीसफुली बाद में भी अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे, ठीक है। और अगर आप, जो लोग कहते हैं ना हमें शादी नहीं करनी, वो शायद इन सब चीज़ों को देख चुके होते हैं प्रीवियस किसी और के रिलेशनशिप्स में, अपने सबऑर्डिनेट्स के, अपने सीनियर्स के, अपने कजन्स के, अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली में, और इसीलिए वो डरते हैं क्योंकि वो ये कमिटमेंट देने से पहले जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो इसके एंड रिजल्ट्स हो सकते हैं, उनसे वो डरते हैं। तो वंस यू आर श्योर, इससे अच्छा यूनियन कोई होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें आप पूरी तरह से सबमिसिव हो रहे हो किसी के लिए और वो भी इंसान आपके लिए सेम वे में सबमिसिव होगा। तो ऑब्वियसली एक
लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप का यहाँ पे बहुत ईजी और बहुत ही एक प्यारा सा रिलेशनशिप बन जाता है। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप मेरी बातों से सहमत हो या ये सारी बातों से आप कन्विंस हुए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जो जो लोग आपको लगता है सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके जानने वाले, आपके दोस्त जो शादी में जाने से डर रहे हैं, जो शादी नहीं करना चाहते, उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए एक अपने छोटे से नोट के साथ। उससे ये मैसेज हम ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में फैला पाएंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं, जो लोग शादी में आपको लगता है कि बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप को आप चाहते हैं कि वो सुधारें, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई बात ऐसी लगी हो कि जो आप डिसअग्री करते हो या आपको बहुत ही करेक्ट लगा हो पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके इन सारे चीज़ों से मुझे हौसला मिलेगा और मैं नई नई वीडियो लेके आती रहूँगी। अगर आपकी कोई मैरिज रिलेटेड ऐसा इशू है जो यहाँ पे आप कमेंट्स में नहीं लिख सकते हो या जिसके लिए आपको टैरो काउंसलिंग चाहिए, तो मोस्ट वेलकम, आप लोग मुझे मेल कीजिए। ईमेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप हमारे टैरो रीडिफाइंड इंस्टाग्राम पेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप्स रीडिफाइंड 27 हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वो हम सब लिंक में नीचे लिखा होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे बात कर सकती हैं। अपनी प्रॉब्लम को थ्रू टैरो भी आप मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं। मैं बार बार आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके इन सब चीज़ों से मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं एक नई वीडियो लाने के लिए फटाफट एक्साइटेड रहूंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Hello everyone, I once again welcome you all in my YouTube channel Relationships Redefined. As you all know that I am a writer who has been constantly writing about relationships and the rift that we experience in it. Specifically during my tarot reading sessions, I experienced that people were facing a lot of troubles in their relationship. As a result of which they were depressed, they were frustrated. And during the period of lockdown, we all have heard about so many stories, we have read about so many stories. The one in particular, the one which gained the momentum, was of Sushant Singh Rajput, the famous Indian Bollywood actor. That different kind of people in their different jobs, they all suffer from emotional distress during one or the other or maybe some other time of their life. And what happens that sometimes we are able to deal with it and many a times we are not, as a result of which we feel depressed and remain frustrated. Sometimes people they find only one solution to their problem, and that solution being just committing a suicide. So this thing initiated a thought in my mind that is it the right state that our upcoming generation is going to go through? No, this is not the right state that they should experience, because there is a lack of so many counselors around. No one talks to us about our relationships. All of us can go to someone asking for financial crisis help. We can go to someone to ask for maybe marriage counseling help. But once a child, or I should tell that I should say about that person as a child only, because anyone below 18 is still not major. The person is still minor, and if because during nowadays anyone can get into relationship easily. So below 18 years is a very this age is what should I say, that it is a very delicate age. In this age, we just by watching the movies, by watching the scenario around us, we just learn that we can get into a relationship, but we are not told, or neither are we told, nor do we realize that entering into a relationship will also bring along a packet of distress and emotional stress which is associated with
with each and every relationship. So that distress, nobody has ever told us. There are no classes that happens for this. And at such a tender age, we are always quite frustrated, and we do not get help from either our parents, and if at all we get it from our friends, then are they like, is will they, that advice going to help us? Because that person is also of the same age as we are. So how can we expect someone who is as who is similar to age and experience to that of ours can guide us more, or rather can help us out, come out of this kind of situation that we are trapped in? So for those kind of people, specifically for the like the teenage, I am here to guide you, and through my videos I want to motivate you all that okay, if you are into a relationship, that's okay. Being in a relationship is okay, but remember that relationships along with it brings along a baggage of stress with it. This is a part of being in a relationship. Not just making a girlfriend or a boyfriend brings a stress to our life. Even a child continuously, if a child is at home throughout the day, then throughout the day the child is continuously getting scoldings from his parents for this and that. Many a times child also just answers back in a rude way to his or her parents, and this is also a situation of stress. So it is not just that all the time that we are always being stressed upon in a relationship where we are making a girlfriend or a boyfriend or a husband or a wife. My point here is that each and every relationship holds a baggage of stress along with it, and once we enter into a kind of relationship which we do not disclose to our family or maybe to our elders, in that situation what happens is that baggage is being, we have to carry that on our own shoulders. Since we ourselves in a very, very difficult age of our life, the teenage, which is a very, very emotionally disturbed age of our lives, we are unable to make out how to go about in the relationship. As a result of which what happens is that we tend to make so many mistakes. First mistake sometimes happens in choosing a partner. The second mistake happens in carrying out a relationship. The third mistake happens is when we just divert from our path of going into some good career and just diverting ourselves into the relationship, leaving aside the opportunities that we are exposed to at such this age. What should we say, that this is the perfect age of our life, this is the deciding age of our life, that where will our life now will be directed now. So once I was reading this book, I don't remember the name, I read it, and in that book there was this boy who fell into a relationship, and after some time a person met him in a cafe, and that person was that person was from someone who was knowing him from past some time, and both of them were just having a chat there. The person asked him that now what are you doing these days? So the boy was unable to answer back anything, because he was not left with anything to answer, as he was quite emotionally distressed because of the failed relationship that he experienced few months back, and he was still in the period of mourning. So the person, that boy could not answer the person whom he met at the cafe saying that he is doing this or he is doing that, because he was actually not doing anything at the best age of his life. Maybe he was 22 or 23. That the age was not disclosed in the book, but yes, it was this was shown that he was a young lad who was experiencing the emotional trouble. So the man just gave him an example, telling him he realized this, that he is going through some problem, and that as a result of which he is unable to concentrate in his career path right now. So what he told him was, and make it a point, because what I am going to tell you now is going to make a difference to your lives. He was telling him that
During once we enter the teenage and we are about to leave the teenage, imagine yourself standing in front of a hill. Now, a hill has two sides. One is the elevated side and the other one is the slanting side. So it is you have to decide now which side you have to choose. If you will climb up on the elevated side, you will surely reach the peak. But if you are going to choose the slanting side, so you are obviously going to go downwards. So if now you have got the time, even if you are on the slanting side right now, before reaching back to the ground, you still have got the chance to move just to change your direction. You are standing, because once we are moving along the path of the hill, the moment it is just a U-turn that is going to make change. If supposingly I am just walking upwards and a U-turn is going to be, like if I am going to take a U-turn, then I am going to start moving downwards. So that U-turn can be anything. It can be a beautiful relationship. It can be a distressful relationship. It can be a thought in our mind that now I need to focus everything on my career only, or now any thought can it be. So that U-turn had to come. Supposingly meeting me, like that person was telling that lad, so I think that meeting me and listening to this story can be a U-turn in your life too. So that boy from that day decided to take a U-turn, and slowly and steadily he could make it up. And after some time, like in the end of the story, it was told that he could complete on his masters in some courses and he just got back onto his path. So what my point is that many a times we are not, everyone doesn't get a chance to meet someone who can guide us with this story, because in this life there are lot many people who are just going to pull you down and not feel happy once you will be climbing up. This is the part of being humanity. This is the part of being living in humanity. We just always boast about humanity, but we are all engrossed with lot of jealous towards each other. We feel that like we are friends to each other. We want to know what the person is doing, but the moment we see that this person is doing something better than us, at that very moment we started feeling jealous about that person. So I personally feel that calling everything, like being in society, being social, telling each and everything to others, involving them in your life, getting involved in their life, I personally feel it is all fake. Nothing, because no one feels happy when we do something good. It is us, or maybe the closest family members, maybe our parents, maybe our brother, sister. Beside that, no one feels good. Many a times, even the same age group siblings are jealous of each other. We as a parents, because I, being a mother of two, have always been experiencing this thing that my kids also, if I praise one of my child, the other feel jealous. So we cannot expect our friends to be very, very happy when we are going ahead of them. So very rare do we find people who can guide us move ahead. So we should all just focus on the U-turn that we can have, maybe in our relationship or in our career path. And the basic, like my motive here is to talk about your relationship, because I feel that this burden that this is the burden that we are continuously feeling inside and we are not talking about it. And each and everyone's problem is the same, even mine, even yours, or anybody you know. All of our problems are same. It is just the difference lies in that many of us are able to talk about it and so many more are not able to talk about it. We just keep on accumulating all that thing inside ourselves and not feel happy about being what we are. So the best thing is let go. Yes, let go. Whatever has happened. Nothing in the world can change it. There is just a clockwise motion for Earth. It cannot rotate anti-clockwise.
if it will, just you know what is going to happen. So in a similar way, we should not expect things to like taking on revenge, letting the person suffer, or maybe thinking कि ये relationship टूट गया, I should just mourn, sit down, it is going to get soon well. No, it cannot get well. The relationship, the once it has broken off, it cannot get well. So just let it go and move ahead. Being able to let go of things is the best part one can do in a relationship. अगर आपकी लड़ाई हो गई है तो भी लेट गो कर दीजिए, पुरानी बातें भूल जाइए, उस दिन की बात को उसी दिन खत्म कर दीजिए, अगले दिन मत शुरू कीजिए, तभी आपका रिलेशनशिप सुधरा रहेगा. कॉन्टिन्यूसली दिमाग में घूमती रहेंगी चीजें. आप बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है हमारे घर में, हम थोड़ी देर के लिए एक बैरियर बना लेते हैं, बात नहीं करते. उतनी देर हम सिर्फ उस इंसान की बुरी बातें ही सोच रहे होते हैं, और वो बुरी बातें हमें उस इंसान से और दूर करती जाती है. पर अगर हमारी लड़ाई हुई, हमने थोड़ी देर का ब्रेक लेके तुरंत हम किसी भी नॉर्मल टॉपिक पे बात करनी शुरू कर देंगे, तो हमारा दिमाग उसकी बुरी बातें नहीं सोचेगा और हम उस रिलेशनशिप में फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, और फिर हम उसके अच्छे ही प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे, अच्छी चीज़ें ही सोचेंगे. वी विल नॉट थिंक अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाट दैट पर्सन हैज़ डिड रॉन्ग टू अस, नाउ हाउ कैन आई अवेंज दिस एंड दैट. सो एनी रिलेशनशिप can help us out only if we will let go. The basic rule in any relationship, if it is still there with you, or even if it is not there with you, the let go process will help us heal the existing relationships and heal ourselves from the broken ones. I hope I have cleared this theory of let go to all of you, how to go about in a relationship, how to be at peace in a relationship, how to lead a stress-free relationship, peaceful life with your partners, with your family, with your friends. अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, then please लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे मेरी गलतियां बताएं और सजेशंस मुझे दीजिए, जिससे कि मैं न्यू अच्छी वीडियोस और लेके आ सकूं. थैंक यू. Hello everyone, how are you? I once again welcome you all in my YouTube channel Relationships Redefined. आप सब जानते ही हैं कि I am an author at worldanditsfaces.com, writing a book which is going to be published soon, a practicing tarot reader, and I am bringing up topics here regarding the relationships and the problems and the issues that we face. तो आज का जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो भी एक अपने आप में अलग टॉपिक है. उसके बारे में नोट्स, बहुत सारी लिटरेचर, ये सब अवेलेबल है, पर जिस टर्म्स में वो टॉपिक समझ आए, उन टर्म्स में उस टॉपिक के बारे में शायद ही कभी बात हुई हो, और अगर हुई भी है तो वो ऐसे मोड के थ्रू हुई है जो उसका असर ही नहीं करती. यस, पहले मैं आप सबको टॉपिक बता दूं. टॉपिक है हाउ शुड अ पेरेंट डील विद अ चाइल्ड, और या फिर हाउ शुड अ पेरेंट एक्सपेक्ट अ चाइल्ड टू बिहेव, या फिर व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट रिलेशनशिप. तो बेसिकली जो हम आज बात करेंगे वो एक बच्चे और उसके पेरेंट्स के रिलेशनशिप की बात करेंगे. आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हर जगह हमें अवेलेबल मिलता है, इसके बारे में बात भी होती है, तो मैं ये ऐसा क्यों कह रही हैं, ये यूएसपी बढ़ा रही हैं कि अपनी इस वीडियो की, कह के कि इसके बारे में कभी बात नहीं हुई. मैंने आपको ये कहा कि इसके बारे में बात बहुत होती है, पर जो चर्चा हम आज करेंगे वो चर्चा आमूमन कहीं भी नहीं होती. हम दुनिया जहान की मॉरल स्टोरीज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं,
पर जो चीज़, जो प्रैक्टिकलिटीज रिलेशनशिप की समझ आनी चाहिए एक बच्चे को, वो उसको कोई नहीं सिखाता ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और जब उसके माँ बाप उसको ये प्रोसेस सिखाते हैं तो उसके लिए वही बात हो जाती है कि सैमसंग के टीवी ऑथराइज डीलर, जब हम सैमसंग का हम कोई भी एक टीवी लेने गए हैं और सैमसंग का ऑथराइज डीलर उस टीवी के इतने सारे हमें पॉजिटिव पॉइंट्स बताता है, तो उसकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि ही इज स्टैंडिंग देयर और जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। हमें उसके रिव्यू चाहिए होता है उसके यूज़र से, हमें उसका रिव्यू चाहिए होता है मार्केट में अवेलेबल और सारे वेंडर्स से, हमें उसका रिव्यू चाहिए होता है कस्टमर से। तो हमारे लिए उस इंसान की जो ऑलरेडी उसको बना रहा है शायद, या जो उसका ऑथराइज डीलर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पर एक्चुअली जिसने उसको प्रोडक्ट को बनाया है, अगर वो ही उसको क्रिटिकल रिव्यू दे रहा है या वो उसका पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसने उस प्रोडक्ट को बनाया है, तो वो बेस्ट पर्सन है। पर दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी कि हमें वो रिव्यू उतना वैलिडेटिंग नहीं लगता और हम और कस्टमर्स के रिव्यूज के पास जाते हैं जिन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दिया होता है। तो चलिए अब हम इस प्रोडक्ट वाले इशू से निकल के एक्चुअल टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। पर हाँ, ये प्रोडक्ट का इशू सिर्फ मैंने आपको ये बताने के लिए समझाया है कि जो मेरी वीडियो है उसका इससे क्या कोरिलेशन है वो भी आपको पता लगेगा। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है एक पेरेंट और एक चाइल्ड का रिलेशनशिप। एक माता पिता बच्चा लेके आते हैं जिंदगी में, दुनिया में बच्चे को लेके आते हैं, फिर अपनी जिंदगी की सारी मेहनत उसको बड़ा करने में लगाते हैं, उसको बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज अवेल कराने की कोशिश करते हैं, उसको छोटे छोटे मोड़ पे उसको सिखाते हैं, जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं, जहाँ जहाँ वो गलतियाँ करता है उसको खड़ा करते हैं, उसको उठाते हैं, वो गिरता है फिर उसको समझाते हैं। पर क्या एक्चुअली चाइल्ड वो वैल्यू करता है? नहीं करता। बहुत रेयर एग्जाम्पल्स आते हैं या जिंदगी की कोई ठोकर आती है जब बच्चा अपने पेरेंट्स की वैल्यू करना सीखता है। इसका पहला जो ड्रॉबैक है, मतलब जो पहला ड्रॉबैक नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे पहला जो रीजन है जो बच्चा वैल्यू नहीं करता वो ये है कि हमें लिटरेचर में बस ये बताया गया है, श्रवण कुमार का एग्जाम्पल देके, कि श्रवण कुमार एक ऐसा आदरणीय बच्चा था जिसने अपने माता पिता को कंधे पे उठा के सारे मतलब जगह की तीर्थ यात्रा कराई थी, तो हमें एक श्रवण कुमार बनना है हमें। तो ऐसा लिटरेचर जो बच्चों को सिर्फ ये बताता है कि श्रवण कुमार जैसा एक इंसान बनो जो अपने माता पिता की इतनी सेवा करता है, फिर उसी तरह के एग्जाम्पल्स जो हमारे सामने आते हैं वो काफ़ी एकेडमिक फील्ड में एक्सेल करने वाले बच्चों के आते हैं। अब इन सब एग्जाम्पल से हम ये अपने बच्चे को कह सकते हैं कि आपने बेटा उसी के जैसे, क्योंकि वो एकेडमिक एक्सीलेंस वाले बच्चे जो एग्जिस्ट करते हैं, नॉट एवरी चाइल्ड कैन बी ए सेम पर्सन, नॉट एवरी चाइल्ड कैन बी श्रवण कुमार, दे आर एक्सेप्शंस। एंड उनको फॉलो करने हमारे बच्चा अगर उसको उस लिटरेचर को करते हैं तो कितने बच्चे वो सेम एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। तो बच्चे को एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए ऐसे मीडियम्स अवेलेबल ही नहीं है जहां से उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले कि व्हाट एक्चुअली पेरेंट्स आर डूइंग फॉर देम। एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, मॉरल स्टोरीज में भी दिए जाते हैं कि एक किसान है, किसान ने अपने बच्चे को सबक सिखाने के लिए उनको चार लाठियां दी कि इस तरह से लाठी इकट्ठी करके उन्होंने तोड़ नहीं पाए, अलग करके उन्होंने तोड़ ली, तो एकता मतलब टुगेदरनेस का एग्जाम्पल दिया जाता है। फिर अपने बच्चे को मेहनत करना सिखाने के लिए अलग अलग मॉरल स्टोरीज आती है। पर एक्चुअली ये सारी मॉरल स्टोरीज हमारे बच्चे नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पर उनको उन मॉरल स्टोरीज को पढ़ के क्या चेंज आ रहा है हमारे बच्चों में? बताइए, कोई चेंज नहीं आ रहा ना। और जनरली अगर हमारा बच्चा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीविजन और क्या कहते हैं डिश टीवी या व्हाटएवर सोर्स, इनसे जो मूवीज देख रहा है उसमें से कितना चेंज आ रहा है बच्चे के अंदर? क्योंकि वहां पे बच्चे को एक ऐसी स्टोरी जो नॉर्मल स्टोरी है वो बना के दिखाई जा रही है, और जो हमारे जो टीचिंग्स है वो कुछ आइडियल बच्चों को लेके दी जा रही है। अब हम तो मतलब
बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट मेरी अभी आने वाली है, बट येस इट इज हैपनिंग. एज अ पेरेंट आई ऑल्सो रियलाइज दिस दैट दिस इज हैपनिंग, दैट no practical knowledge regarding the importance of parents is being given either in schools, neither in schools nor on other platforms. पेरेंट्स आर इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स के ऊपर ऐसे लिखो, पेरेंट्स ये कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए मॉरल स्टोरीज है, ये है बस उस पे एम्फोसिस डाल के जनरल जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज होती हैं उनका एग्जाम्पल्स कोई भी नहीं देता. टीचर है, टीचर पढ़ा रही है क्लास में, टीचर भी एक मदर बन के आई है, टीचर भी एक फादर बन के आए होते हैं, बट और अपनी लाइफ के उनके इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. वेरी रेयरली वो एग्जाम्पल्स वो शेयर करके बच्चों को कोई लेसन टीच करने की कोशिश करते हैं. ऐसा होता नहीं है. तो इन सब बातों से बच्चों के पास वो नॉलेज नहीं जा रही. अब एक पेरेंट है जो भी कुछ कर रहा है वो अपने बच्चे के लिए, जब वो पेरेंट अपने बच्चे को ये बातें बताता है तो वो सेम उस सैमसंग ऑथराइज शोरूम के डीलर की तरह है जो अपने प्रोडक्ट का खुद ही बखान कर रहा है. तो जैसा कि कस्टमर उसकी बात पे रिलाई नहीं करता, सिमिलरली बच्चा भी अपने पेरेंट की बात पे रिलाई नहीं करता, मतलब वो इतनी वैल्यू नहीं करता. फिर हम उसके लिए कहते हैं जब तुम्हें ठोकर लगेगी तब तुम सीखोगे. तो फिर ठोकर लगने के बाद तो सबने ही सीखना है, बादाम खा के कोई नहीं सीखता. पर फिर वो वैल्यू, उस चीज की वैल्यू क्या रही अगर उस बच्चे ने तभी जाके हमारी वैल्यू करनी है. तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज अवेलेबल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल इस तरह की वीडियोस अवेलेबल होनी चाहिए कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है. छोटे छोटे एग्जांपल्स देके टीचर्स को भी उन्हें समझाना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स को भी छोटे छोटे एग्जांपल्स देके बच्चों को समझाना चाहिए कि देखो करेंटली तुम्हारे पेरेंट ने ये किया, इसका क्या बेनिफिट है तुम्हारे साथ, इसका क्या नहीं है बेनिफिट. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. हम लोगों के घर में, स्पेशली मेरे घर में डेली मॉर्निंग शेड्यूल है कि हम लोग 5:30 डेली में हमारे बच्चे उठते हैं. एंड वी हैव गिवन देम दिस अलार्म क्लॉक एंड दे वोक अप ऑन देयर ओन. आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट, मैं उनको उनके शेड्यूल में एंगेज नहीं करती हूँ. ठीक है. उसके बाद वी हैव ओवर द ईयर्स वी हैव बिल्ड दिस हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द मॉर्निंग एंड देन हैविंग ड्राई फ्रूट. सो ऑल दीज my kids are doing on their own, but still today they feel that the things are imposed on them. Then we make them do the exercise because of the lockdown, the schools are closed, we are not taking them outside. Even when they go in parks with us, वहाँ पे भी उनकी थोड़ी बहुत केयरलेसनेस हो जाती है, स्वेटिंग की वजह से उनका मास्क इधर उधर जाता रहता है. तो वी ऑल्सो फील इट इज नॉट सेफ फॉर देम कि अभी अब करंटली फिर से कोरोना केसेस इतने ज्यादा दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं. तो उनको घर में ही ट्रेडमिल पे और क्या कहते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेज में स्क्वाट्स और सिटअप्स ये सब करवाते हैं. तो उस टाइम पे बच्चों का जो बिहेवियर है, मतलब उनको अपने लिए वो पनिशमेंट लग रही है. ठीक है. अब अगर फादर एंगेज्ड है बच्चे के साथ और मदर एक्सप्लेन करे तो भी बच्चा नहीं समझेगा, मदर एंगेज्ड है और फादर एक्सप्लेन करे तो भी बच्चा नहीं समझेगा. बट उस टाइम पे उस सिचुएशन में ऑब्वियसली कोई टीचर तो आएगी नहीं. बट अगर कॉन्स्टेंटली इस तरह के एग्जाम्पल्स पे बातें की जाए तो बच्चों को पता, मतलब बच्चों के अंदर एक सेंस आ जाती है कि यस ये जो कुछ हो रहा है हमारे बेनिफिट के लिए हो रहा है. ऑब्वियसली ये जो हेल्थ रूटीन है इससे उनकी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से उनको आगे जब वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो उनको ही प्रॉब्लम होने वाली है. दे विल नॉट बी एबल टू कोप इट अप. मोर सो एवर दे आर गेनिंग लॉट ऑफ वेट because the intake of calories is there and the sitting has increased, and as a result of which they are this sedentary lifestyle is obviously going to create a problem in their future. तो ये सब चीजें उनको हमने तो बता ही रहे हैं और हम उन्हें समझा रहे हैं एज अ पेरेंट, बट उनको अभी भी वो फोर्सफुल एंडेवर लगता है पेरेंट्स का. उनको लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो एडल्ट्स हमारे ऊपर बुली कर रहे हैं. अब हम उन्हें जब बोलते हैं आपने ये स्क्रीन एक्टिविटी नहीं करनी है, आपने वो स्क्रीन एक्टिविटी नहीं करो, या आप अपने थोड़ी देर खड़े रह के क्लासेस लो, ये सारी बातें बच्चों को अभी करंटली समझ नहीं आती हैं. उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स बुली कर रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं, उनकी एज है. तो अब जैसे जैसे उनकी एज बढ़ जाती है दे हैव लर्न टू आंसर बैक, दे हैव स्टार्टेड डिसरिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो वन एक्सेप्ट द पेरेंट्स हु इज टीचिंग देम द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट द पेरेंट्स आर डूइंग टू देम currently is right. Neither the importance is being described to them, nor the methodology that the parents are adopting is
लाइक उसको उसको भी कोई नहीं कह रहा कि हाँ ये ठीक है। अब जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वहाँ पे जनरली ग्रैंड पेरेंट्स को पसंद भी नहीं आता इतना ज़्यादा कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाएं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जब मैंने टैरो रीडिंग सेशंस किए हैं ना, तो वहाँ पे जितना मतलब कभी जितनी भी बार मैंने टैरो रीडिंग सेशंस में फैमिली इश्यूज की बात करी है और जिन्होंने मुझसे अपने बच्चों के लिए खासकर काउंसलिंग कराई है, उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि ग्रैंड पेरेंट्स को देख के हम भी चुप हो जाते हैं कि उन्हें पसंद नहीं आएगा और बच्चे भी इसकी एडवांटेज उठाते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे ये चीज भी बच्चे उस टाइम पे ही लेने लगते हैं, जबकि ग्रैंड पेरेंट्स को ये होता है कि ठीक है दे हैव ऑल्सो बीन पेरेंट्स और वो उस टाइम पे अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहे हैं, बट व्हेन दे आर ग्रैंड पेरेंट्स वो बहुत लीनियंट हो जाते हैं। तो उससे भी बच्चे को एक सपोर्ट मिलने लग जाता है और उनको लगता है कि फिर पेरेंट्स हमारे साथ काफी एडमेंट और काफी स्ट्रिक्ट है। तो द पॉइंट इज कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चों के लिए वो कितने हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो कितना अपनी लाइफ का कितना सारा हिस्सा अपने बच्चे के लिए निकाल रहे हैं, कितनी सारी अपनी लाइफ उस बच्चे को बड़ा करने में निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू बच्चे को सिखाई नहीं जाती। और ना स्कूल इंस्टीट्यूशन इसको सिखा पाता है प्रॉपरली और ना ही और जो सोर्सेज हैं वहां से बच्चा सीख पाता है। और जब पेरेंट्स सिखाते हैं तो बच्चा उसकी वैल्यू नहीं करता। तो इस वीडियो का मेरा माध्यम यही है कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू बच्चों तक ये मैसेज पहुंचा पाऊं कि एक्चुअली अगर आपके पेरेंट्स सारा दिन भी वर्किंग है तो भी अल्टीमेटली उनका गोल यही है कि दे कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा all the extra amenities to their kids which other kids are maybe using and their kids are not able to use them currently। क्योंकि अपनी लाइफ में जो enjoyment वाला पार्ट है वो भी वो वर्क में निकाल देंगे। by the time they will be having all the resources कि बच्चों के लिए भी अलग कर दिया है उन्होंने और खुद के लिए बचा, तो उनकी इतनी सारी एज निकल चुकी होगी, उस टाइम पे वो क्या उसको एंजॉय करेंगे। और अगर ठीक है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा है कि जो सैटरडे संडेज को पार्टीज करते हैं, बच्चे को लगता है हमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी पेरेंट्स ने एक मतलब पेरेंट्स का एक कोशिश होती है कि बच्चा इतनी जल्दी नाइट लाइफ के एक्सपोजर में ना आ जाए, वो वहां से गलत चीजें ना सीख ले, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की हैबिट्स को कैच ना कर ले। तो अल्टीमेटली कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के भले के लिए ही कोई भी स्टेप उठा रहा होता है। अब इतनी स्ट्रेनुअस वीक्स के बाद अगर एक आधा दिन हस्बैंड वाइफ भी कोई नाइट लाइफ के लिए जा रहे हैं, जो बहुत सारे कपल्स करते हैं, और मेरे को मतलब जनरली जितने भी बातों में मैंने जब भी ये बातें मेरे सामने भी आई हैं तो यही है रियलाइज किया कि किड्स डोंट फील हैप्पी अबाउट इट कि हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ के गए थे दादी के पास, नानी के पास। तो उस केस में भी उन बच्चों को यही मैसेज है कि अल्टीमेटली जो इंसान सारा दिन काम करेगा, तो आप आने के बाद भी पेरेंट्स यही डिस्कस, जब फादर काम पे है मदर काम पे है, या सारा दिन फादर काम पे है, रात को आते हैं सो जाते हैं, फिर उसके बाद वीकडेज में आप लोगों के साथ बाकी अपने चोर्स में भी लगे रहते हैं, वीकेंड्स में बच्चों को भी घुमाना, अगर उसके बाद 10 दिन 15 दिन में अगर एज अ कपल भी उनको टाइम चाहिए तो दे ऑल्सो नीड दैट टाइम। कि अगर 10-15 साल सिर्फ वो एक नॉर्मल शेड्यूल में रह जाएंगे और खुद को टाइम नहीं देंगे तो उनका रिलेशनशिप भी वीक हो जाएगा। और अल्टीमेटली जब पेरेंट्स के रिलेशनशिप में आपस में बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली बच्चों की तरफ भी प्यार कम हो जाता है। जो कपल्स आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड है उन्हीं का अपने बच्चों के प्रति भी प्यार होगा। अगर एक वाइफ की अपने हस्बैंड के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, हस्बैंड की वाइफ के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली उन दोनों के अपने बच्चों के प्रति भी उतनी स्ट्रांग अटैचमेंट, उतने स्ट्रांग इमोशंस नहीं होंगे। तो उन दोनों की आपसी बॉन्डिंग भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों को ये सारी चीजें समझना अभी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब बड़े होके जब वो खुद पेरेंट बनेंगे उस टाइम पे समझने से जो ये इतने सारे ईयर्स में वो उसको वैल्यू नहीं करते और बहुत सारी अपनी अपॉर्चुनिटीज लूज करते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पेरेंट्स सब कुछ इसीलिए हमारे लिए करंट स्टेज पे कर रहे होते हैं कि हम वो अपॉर्चुनिटीज यूज कर पाए। आज अगर हम अपने बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो अगर वो खुश होकर वो एक्सरसाइज करेंगे तो वो एक्सरसाइज उनके बॉडी को ज्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट देगी, वो उनके शेड्यूल में आ जाएगी। और डेली अगर किसी दिन हम नहीं अवेलेबल है घर में या हम कहीं और अपने ऑफ शेड्यूल है तो हमारा बच्चे को हैबिट होगी, वो खुशी से करता होगा तो वो खुद से उसको अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करेगा। पर अगर आप बच्चा उसको सिर्फ एक बर्डन की तरह लेगा तो बच्चे के लिए जिस दिन पेरेंट्स नहीं है वो नहीं करेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, मान लो एक दिन पेरेंट नहीं है बच्चे ने नहीं करी, 2 दिन पेरेंट नहीं है बच्चे ने नहीं करी, 3 दिन पेरेंट बिजी रहा बच्चे ने नहीं करी, तो वो जो उसको एक हैबिट थी 10 दिन की वो 3 दिन ना करने से उसकी हैबिट छूट जाएगी।
which ultimately is going to cause him more pain when the fourth day parent will make him do the strenuous exercise, जैसा फर्स्ट डे एक्सरसाइज पे पेन होता है बच्चे को। तो मेरा पॉइंट ये है कि पेरेंट बच्चे के लिए क्या क्या कर रहा है इसकी वैल्यू वो टाइम पे रियलाइज करे। और मेरा ये मैसेज उन बच्चों को है जो इस चीज को रियलाइज नहीं करते। मैं पेरेंट्स से हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि इसको अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि ये मैसेज उन तक कोई और नहीं पहुंचाता। श्रवण कुमार सारे नहीं होते, एक्सीलेंस एकेडमिक में हर बच्चा नहीं करता, दे आर सर्टेन गॉड गिफ्टेड किड्स, तो सब वैसे नहीं होते हैं। उनको वैसा बनाने की कोशिश हर पेरेंट करता है, पर सिर्फ अगर हम एक एग्जाम्पल दे देंगे श्रवण कुमार तो उससे काम नहीं चलेगा। रेगुलर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो होंगी उसमें जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आप क्या अपने बच्चे के लिए करते हो, क्या आपका बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं कि हमने ऐसा स्टेप उठाते हैं, हमारा बच्चा आगे से ऐसा करता है। मैं उसके लिए फिर एक और न्यू वीडियो बना सकती हूँ, आप उसको अपने बच्चे को दिखा सकते हो। हम बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज के बच्चे ग्रूम्ड और प्रॉपर मेंटली काउंसल्ड होंगे तो वो अपना बेटर फ्यूचर बना पाएंगे। आज भी पेरेंट्स बचा बचा के अपने बच्चों को रख रहे हैं कोरोना वायरस से, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अगर हमारा बच्चा खुद ही प्रिपेयर हो जाए कि उसको प्रिकॉशंस क्या लेनी है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो टू स्विच ओवर टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, just like they have switched on over to so many other economic activities. But why? Because parents are also very much उनको भी डर है कि हमारे बच्चों को ऐसा ना हो जाए। But the kids are not realizing the whatever pressure the parents are feeling. They are just enjoying themselves for just like कि holidays हैं, और not realizing what actually they are losing in these times, because ये जो हुआ है इसके बाद कोई भी स्कूल उनको दोबारा से करंट सेशन नहीं कराने वाला, एंड ऑब्वियसली द नेक्स्ट सेशन रिमेन्स द सेम। तो जिन्होंने इस टाइम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो अपनी पढ़ाइयों में, जो भी इस एज पे, जिस पर्टिकुलर एज में वो लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, उस एज में उस पूरे एक साल में उनको कुछ एक्सपेक्टेड था इकोनॉमी में भी मतलब इकोनॉमी से मेरा मतलब है कि अगर एक बच्चा 7 साल का है तो एक कंट्री या ये वर्ल्ड एक्सपेक्ट करता है कि 7 साल का बच्चा ये अपनी जिंदगी में उस साल में सीख जाए, और वो 7 साल के बच्चे का पूरा साल लॉकडाउन में निकल गया। तो वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू वेट नेक्स्ट ईयर कि वो अब 8 साल का हो रहा है, पिछले साल लॉकडाउन था, ओके लेट्स वेट नाउ लेट हिम लर्न दिस। नो, द किड इज लूजिंग ऑन। ये सारे बच्चे जो अपने बिल्डिंग अप ईयर्स में ये यहाँ पे बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं वो ही लूज करेंगे, और जो नहीं कर रहे बैकलॉग वो ही एक्सेल करेंगे। यही एक समझदार और ना समझ बच्चे का फर्क है। मैं यहाँ पे किसी बच्चे को कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ, मेरा जनरल मैसेज हर बच्चे को है कि आपको अपने पेरेंट्स के किए हुए जेस्चर्स की वैल्यू समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका पूरा दिन, पूरा उनकी जिंदगी, जब से आप उनकी जिंदगी में आते हो आप ही के आसपास घूमती है। फादर की घूमती है कि मैं कैसे अपने बच्चे के लिए अमेनिटीज लेके आऊं, और मदर की घूमती है कैसे वो अमेनिटीज मेरा बच्चा यूटिलाइज कर पाए। अगर फादर ने पैसे दिए तो प्रॉपरली बच्चे की ट्यूशन फीस में लगे, प्रॉपरली बच्चों के कपड़े आ पाए, प्रॉपरली बच्चों को न्यूट्रिशन वाला खाना मिल सके। तो बोथ मदर एंड फादर दे आर प्रॉपरली डूइंग देयर ड्यूटीज एंड द किड्स आर नॉट रियलाइजिंग इट। तो आपके पेरेंट्स जो आपके लिए कर रहे हैं, करंट स्टेज पे जो कर रहे हैं, वो आपके फ्यूचर को भी आपके ब्राइट करने वाले हैं। डांट हमको जो पड़ रही है वो हमको आज हमारे पेरेंट की डांट बुरी लगती है, पर हमारे पेरेंट की कॉन्टिन्यूस डांट खाने की हैबिट, अगर हमें स्ट्रिक्ट माहौल पता होगा तो हमारे लिए इजी है जॉब सेक्टर में जाना। अगर आज हमारे कोई बच्चे कहते हैं मेरे मम्मी पापा हर बात पे डांटते हैं, तो दैट्स गुड फॉर यू, बिकॉज वंस यू विल बी एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ जॉब्स and the multinationals, then you should be adapted of facing the criticism on each and every point, because whatever work you are going to do, sometimes your seniors might reject it, or sometimes your competitors might foul play for that to let you down. So you should be adapted for this. और जो adapt नहीं करते, what happens? Either they leave the job, they just constantly keep on changing the jobs, or they say कि मैं job नहीं कर सकता, मैं business करूंगा। तो what happens to them? Ultimately they remains unsettled. I have seen a situation where there was a maid at my place, and out of 3 kids of hers, one was quite educated. Like one child of hers graduated, and
बट वॉट वॉज हैपनिंग वॉज दैट सिंस दे बिलोंग टू अन अनएजुकेटेड फैमिली, तो सब लोग वहां पे उसको कहते थे इसने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली। उससे उस बच्चे में एरोगेंस आ गई, उसने अपने घर में सबको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, उसको रिस्पेक्ट करनी आई ही नहीं। अल्टीमेटली व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि जब जब वो जॉब करता था उसको वहां कोई कुछ भी कहता था तो वो उसको बर्दाश्त ही नहीं होता था। उस जैसे क्योंकि जब उसने अपने फैमिली की ही नहीं सुनी, वो किसी की भी नहीं, तो अल्टीमेटली वो जॉब छोड़ता गया, बार बार जॉब बदलता गया कि मुझे यहाँ डांट पड़ी, मुझे इसने ऐसे कह दिया। टिल टुडे ही इज अनसेटल्ड even at the age of 28 29, even after completing graduation, even after excelling in professional life amongst his family, he is still unemployed. Why? Because he hasn't learned the behavior which he was expected to learn in his childhood days. So my message is directly to all those kids, those who are not respecting their parents, those who are taking them for granted, and those who are not learning to behave properly. Because each and everything that our parents guides us are out of experiences. उनकी जिंदगी में जहां जहां उन्होंने ठोकर खाई है, जहां जहां उन्होंने गलतियां की हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चा उससे ना गुजरे, और उसके लिए वो हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, शायद कई बार कुछ पेरेंट्स हिचकते हैं, वो अपना एग्जाम्पल नहीं देते, किसी और एग्जाम्पल की फॉर्म में, या किसी वो हमें डायरेक्टली भी कह सकते हैं ऐसा ना करो, पर हम उसको नहीं समझते। तो अगर हम नहीं समझते हैं तो अपनी जिंदगी का हम बहुत मेजर लॉस कर रहे हैं। पेरेंट्स ने जो करना था, जहां तक पहुंचना था, वो कर चुके। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड बहुत कम लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं। इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। और अगर इस तरह का कोई इशू से आप डील कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ईमेल आईडी पे मेल कीजिए। कोई टैरो से रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए तो मेरे को आप उसके लिए भी ईमेल कर सकते हैं। आई ऑल्सो गिव पर्सनलाइज्ड टैरो सेशंस। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? और आप सब कैसा फील कर रहे हैं जब ये अनलॉक 4.0 हो गया है, जब सब कुछ पूरी तरह से इकोनॉमी खुल चुकी है, सब लोग सारी चीज़ें वापस नॉर्मलाइजेशन पे आ रही हैं। आप सब कैसा फील कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में, क्योंकि जो भी हम रिलेशनशिप इश्यूज़ की बात कर रहे थे वो अभी तक हम अनलॉक 4 से पहले, जब बहुत कुछ इकोनॉमी में बंद था, जहाँ पे हम मिल नहीं पा रहे थे अपने रिलेटिव से, जहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, नाइट कर्फ्यू था और हम उसकी स्ट्रेस से डील कर रहे थे, तो हम इसके बारे में बात करते थे। पर अब जब अनलॉक 4.0 हो चुका है, जहाँ पे सारे नाइट कर्फ्यूज सब कुछ पूरी तरह से इकोनॉमी में खुल गया है, दिल्ली में मेट्रो फुल फ्लेजेडली रन कर रही है, जिम्स एंड ऑल दीज ब्यूटी पार्लर्स, एवरीथिंग इज वर्किंग and shops are opening on daily basis and markets are open, malls are open. तो अब आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? Are you relieved of that stress? Most of the people might not say yes, and if it's yes then it's obviously very good and I am also very happy to hear that. But if it's still a no, then we still need to work upon whatever we are feeling about our relationships and how we need to handle them. Beside talking about all this together in detail, we are taking up a different topic all the time I present here a video. So मेरे से इतने सारे जितने भी लोग जब भी मुझसे कम्युनिकेट करते हैं ना, उनके पास मेरी किसी न किसी वीडियो को लेके कोई एक क्वेश्चन होता है, और जब भी मैं उनसे बात कर रही होती हूँ तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं और फिर मुझे एक नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटेंट मिल जाता है। सबने मुझसे एक वीडियो देखी थी, व्हाई डू पीपल चीट, उसके बारे में मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आपने ये तो कहा कि इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, वी टोटली अंडरस्टैंड दिस, बट व्हाई आर वी बीइंग चीटेड? सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। पीपल चीट कर रहे हैं हमें, बट व्हाई आर वी बीइंग चीटेड अपॉन? आर वी एट एनी फॉल्ट? नो, वी आर नॉट एट फॉल्ट. But still there are so many loopholes in this question which are to be understood so that we are not being cheated upon.
ये चीट होना और चीट ना होना, इसमें बहुत सारा हमारा अपना रोल होता है। हम उसको बचा सकते हैं, हम खुद को बचा सकते हैं। चलो अगर एक बार हमारे साथ ऐसा हो गया तो दोबारा हमारे साथ ना ऐसा हो, उसको तो हम 100% बचा सकते हैं। बट देर आर सो मैनी पीपल जो कहते हैं हमारा सेकेंड टाइम भी रिलेशनशिप फेल हो गया, हमारा थर्ड टाइम भी रिलेशनशिप फेल हो गया, तो इसमें हमारा फॉल्ट क्या था? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरा टैरो कामिक रिलेशनशिप्स को बहुत मानता है। आई डोंट नो और लोग क्या कहते हैं इसके बारे में या उनका क्या ओपिनियन है, पर मैं और मेरे एंजल्स और मेरी गाइड्स, हम सब कामिक रिलेशनशिप्स को मानते हैं। कामिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? कामिक रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमारी सोल बिफोर टेकिंग बर्थ डिसाइड कर लेती हैं कि हमें दो लोगों की सोल्स ने डिसाइड किया कि हम जाके अपना एक हमारे बीच में रिश्ता रहेगा और हम जाके अपने कर्मास को सुधारेंगे। मतलब जो हमारे प्रीवियस जन्मों में जो हमारे बहुत सारे बैकलॉग्स रह जाते हैं, तो वो सब कुछ हम जाके डील करेंगे। आई बिलीव दैट वी गेट इनटू कार्मिक रिलेशनशिप्स एंड there is a lot of toxicity in that also, and sometimes these karmic relationships don't get into a permanent relationship, but still we do feel so much attraction in them, and these karmic relationships many times lead to infidelity, adultery in a relationship. Sometimes I have seen couples realizing कि आप मैम मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी हुई है, बट स्टिल देयर इज समवन इन हिज लाइफ जो वो कहते हैं वो उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं, वो उनकी ज़िंदगी से निकल ही नहीं सकती है। तो अब मैम इसमें क्या करना चाहिए? मैं भी अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो इस टाइम पे उनका हस्बैंड उनके साथ ड्यूटीफुल है, सारा रिश्ता अच्छे से निभा रहा है उस फैमिली का, बट देयर इज समवन एक्स्ट्रा like someone there in his life who is beside this family with whom he has got some attachment and to whom he is unable to say get away from my life. तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कामिक रिलेशनशिप्स कहते हैं। इन रिलेशनशिप्स की लाइफ बहुत छोटी होती है एंड देयर इज सो मच टॉक्सिसिटी इन देम, क्योंकि ये रिलेशनशिप ना तो उस रिलेशनशिप का को सुख दे रहा होता है, बिकॉज समहाउ दे नो इन विद इन देमसेल्व्स कि दे आर बाय बीइंग टुगेदर दे आर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ सो मेनी अदर्स इन्वॉल्व्ड। तो वो खुद भी सुखी नहीं होते हैं और जो जितने भी लोग उनके साथ कनेक्टेड होते हैं वो भी पेनफुली उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या डील कर रहे होते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप्स जहाँ पे कर्मा के कुछ लेसन सीखने के लिए हम लाइफ में उनके साथ जुड़ते हैं, वो रिलेशनशिप्स हम उन्हें कार्मिक रिलेशनशिप्स कहते हैं। और ऐसे रिलेशनशिप्स जो लोग फेस कर रहे होते हैं वो उनकी लाइफ का पार्ट होते हैं, दे जस्ट कैन नॉट डील विद इट। By doing like once if you get a tarot reading done, the tarot reader will obviously able to tell you कि yes, these are the bonds which the person is sharing, they are the karmic relations, and within this much time he is going to get rid of it, and surely the person do get rid of them. There like very rarely it happens that the karmic relationships which are beside the marriage they continue, because they are just there to be ended up very soon. I was once again like I don't want to name that couple. I was sitting there on my tarot table, and I was just meditating and practicing with my tarot cards, and in the meanwhile I just read that news. I just saw my WhatsApp coming, and then I just flipped over the phone, and there was this notification about the news of the couple. So suddenly my mind altogether went towards them, and while doing this meditation and my tarot practice, I just took some cards for them, though I am not connected with them, and I find it very very weird to take out cards for people whom I am not connected to. But suddenly my guides told them that this is a karmic relationship and they are not going to be benefited with it, and soon it's going to get over. And trust me that within I think 3 to 4 months I heard the news that they have completely broken off, and there was so much a negativity that was being talked about them in a negative, like all the thing that they were getting was negative publicity, and both of them were also using bad words for each other in the media also.
So my belief in this chapter, it increased all the more. Now what I am talking about here is why do why are we being cheated upon? What is our fault, and why does it happen with someone who is so much connected and who is giving his best? So why is that happening to that person? Like supposingly A and B are connected and B is giving his full on everything in the relationship, and somehow A is ditching that person. So B realizes this, that why am I being cheated upon? Look, this is not in our hands to be cheated upon or to save ourselves from being cheated upon. Everyone tries it's their best not to have कि ये उनके साथ ना हो, ठीक है, पर ये हमारे अपने हाथ में नहीं होता. बट येस, इफ अगर हम उसको बिल्कुल ही इस तरह से लेंगे कि ठीक है, लेट इट, जो एक बहुत अच्छी कोटेशन है जिसमें ये कहा जाता है कि लेट द बर्ड फ्लाई एंड इफ इट्स योर्स इट इज गोइंग टू कम बैक. And the people, like the poets, compare love with that bird. Like if the love is flying away and just coming back to you, think it's yours. If it doesn't come back to you, it never was. I do agree with that, but there are certain times that even this minutest infatuation may turn into love. People slowly and steadily realize this, that initially two people gets connected with each other on just infatuation, because this love factor is very rarely in this gadget freak generation. All of us are connected to each other because of their beauty, because of their way they talk. So initially we all get infatuated to the better half of ours, or maybe the partner of ours. So initially the relationship begins with that infatuation, but this infatuation is taking the this infatuation is turning into this deep bond of love. And if between this period of infatuation and love, if sometimes we fight also, we do get our share of separations and then patching up and then separating and then patching up. So if in that time, if we'll keep on saying okay, let it fly, let it fly, let it fly, then when will we get love? Because moment we'll just अगर हमारी अभी लड़ाई हुआ और हमने सोचा, दोनों ने ईगो रखा कि ओके इफ इट वाज आवर्स इट इज गोइंग टू कम बैक, तो वो कभी दोनों का अगर ईगो बीच में आ गया तो इट इज नेवर गोइंग टू कम बैक. तो इस तरह से तो कभी कोई रिश्ता बनेगा ही नहीं. तो एक लिमिट तक ही उसको लेट इट फ्लाई करना चाहिए. बट वंस यू थिंक दैट यू हैव इन्वेस्टेड योर एवरीथिंग इनटू इट, लाइक अपना टाइम, अपना, बहुत से लोग अपने करियर के बड़े सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं. गर्ल्स जनरली अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके बहुत कुछ करती हैं एक लव रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए. तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमें एडमेंट्स दिखानी पड़ेगी कि वो रिश्ता हमारा टिके. अब ऐसे रिश्ते में अगर आप चीटिंग फेस कर रहे हो तो आप कैसे बचो इससे? चीटिंग से कैसे बच सकते हो? चीटिंग से हम सिर्फ तभी बच सकते हैं जब हम अवेयर हों और जब हम अपने बिल्कुल दिमाग को दिल के साथ साथ खुला रखें. दिल से इस दुनिया में कोई भी काम दिल से नहीं होता. A mother should also not bring up her kids with her heart only. She should also keep on using her brain just for the betterment of those kids. क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ने के लिए बच्चा नहीं पढ़ता, माँ का दिल तो कभी नहीं कहता उसको मैं मारूं. माँ को तो उतना ही दर्द होता है जितना उसके बच्चे को दर्द होगा. तो अगर वो माँ अपने बच्चे को नहीं मारती है और उस बच्चे को सिर्फ कहती है कि हाँ बेटा, पुचकारती रहती है, पढ़ाने के लिए कुछ नहीं कहती है, तो अल्टीमेटली वो सिर्फ प्यार दे दे के, बिना एडमेंस के, बिना एरोगेंस के वो अपने बच्चे को बिगाड़ रही है. और अगर वो माँ उसको 2 थप्पड़ लगा के कहती है नहीं ये तेरा पढ़ने का टाइम है, तुझे पढ़ना है, तो इसमें बच्चे का फ्यूचर भी बेटर हो रहा है और माँ और बेटे का उस टाइम पे सिर्फ थोड़े टाइम के रिलेशनशिप में टिफ आ रही है. बट लॉन्ग टर्म में द चाइल्ड विल रियलाइज दैट वॉट एवर द मॉम डिड वॉज फॉर हिज बेटरमेंट एंड द मदर will be repaid, the mother will be repaid with the gratitude and the tribute the child will always have in his heart. पर हाँ ये होता है कि कई बार ठीक है, एक मदर ने बचा लिया बच्चे को कि मेरे को इसके फादर स्ट्रिक्ट है, वो ज्यादा सीवियर एक्शन लेंगे, मदर अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा बचाती रहती है. तो इन द सिमिलर वे हमें अपने रिलेशनशिप्स में भी सेम
कॉन्सेप्ट लगाना है कि हमें थोड़ी थोड़ी एडमेंस दिखानी है, थोड़ा थोड़ा रिलीज करना है, थोड़ी थोड़ी एडमेंस दिखानी है। तो हमें अगर हम अपने एरोगेंस, एडमेंस, जो भी हमारी नेगेटिव क्वालिटीज है ना, इससे अगर हम दिमाग लगा के अगर सामने जो भी हमारा पार्टनर है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों की बात कर रही हूं मैं, अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली एनालाइज करते रहोगे एज अ क्रिटिक, तो आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हो। अगर आपने उसको बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया तो द बर्ड इज नेवर गोइंग टू कम बैक। नो बर्ड हैज एवर केम बैक, सॉरी, नो बर्ड हैज एवर केम बैक एंड द बर्ड वंस सेट फ्री इज नेवर गोइंग टू कम बैक। तो अपने रिश्ते को, शादी के बाद क्यों नहीं पत्नी अपने पति को छोड़ देती खुला? उसको वहां पे परेशानी होती है ना, तो व्हाई नॉट द सेम थिंग टू बी अप्लाइड बिफोर बीइंग गेटिंग मैरिड? तो उससे आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाने से बचोगे। एक इंसान को रिलेशनशिप हर एक को चाहिए, एक ब्रेकअप होता है हम दूसरे में जाते हैं, दूसरा ब्रेकअप होता है हम तीसरे में जाते हैं, जब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती या जब तक हम हार नहीं मान लेते, फिर हम माँ बाप के भरोसे छोड़ देते, ठीक है अब आप शादी करो, या हम कहते हैं अब हमें रिलेशनशिप में जाना ही नहीं। वो सारा कुछ जो हम शादी के बाद अपना एक बनाना चाहते हैं कि ये तो अब मेरा पति है या ये मेरी पत्नी है और अब तो मुझे हर चीज पता होनी चाहिए इसके बारे में, हम उस टाइम पे तो बड़े एडमेंट एरोगेंट हो जाते हैं। ये चीज आप पहले से अप्लाई करो। और कई अगर आपका पार्टनर वो आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एटलीस्ट कुछ ना कुछ, अगर आप बाकी सारे दोस्तों की तरह ही हो उस इंसान के लिए, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और अगर आप स्पेशल हो और अगर आप दोनों स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हो, तो ऑब्वियसली दोनों के ऊपर दोनों का कुछ ना कुछ एक हक होता है, जिसके बदले आप उससे कुछ पूछ सकते हो, वो आपसे कुछ पूछ सकता है। और जब आप अपने आपका एक दोनों का एक कंफर्टेबल नीश बन जाएगा जिसमें आप दोनों बात कर सकते हो, जिससे आप दोनों को एक दूसरे के वेयर अबाउट्स पता होंगे, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को ट्रैक करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की को जानना कि वो किस लेवल पे कब क्या सोचता है, तो उससे आपको पता रहेगा कि आपके साथ कहाँ किस लेवल पे गलत हो रहा है। आप गलत एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ठीक है, उस टाइम पे आप उसको एक्सेप्ट करते रहते हो, थोड़ी सी रेलेवेंट, थोड़ा सा आप मॉड्यूलेट हो सकते हो, डेलिकेटली उसको हैंडल कर सकते हो। बट अगर आपको रियलाइज होता है कि ये लेवल दूसरे लेवल पे ये चीटिंग के जा रहा है, तो आप वहां पे छोड़ सकते हो कंप्लीटली। दैट इज अप टू यू। तो इसी तरह सिर्फ एक यही तरीका है अपने आप को चीट होने से बचाने का, और कोई तरीका नहीं है। अवेयरनेस इज द ओनली की। Awareness is the only key to save ourselves from being cheated upon in any phase of life, be it a relationship, be it at some shop, be it while buying something online, be it while talking to your employees, be it while dealing with your kids. If we are not aware about the person we are dealing with, we will never be able to save ourselves from being cheated upon or being जिसको हम कहते हैं ना, हम धोखा खाने से कभी भी नहीं बचेंगे किसी भी फेज ऑफ लाइफ में, अगर हमें ये नहीं पता होगा जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो किस लेवल का इंसान है, वो क्या सोचता है, हम उसके बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं होंगे। इसमें हमारी भी अपनी कि हम कितना डेडिकेटेड है उस रिलेशनशिप में, वो भी उससे पता लगता है। हमारी डेडिकेशन और हमारी अवेयरनेस ही हमें आगे तक लेके जाएगी और धोखा खाने से बचाएगी। आई होप मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ नया कुछ भी समझाने की कोशिश की और वो आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको इस पे कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस का हमेशा आंसर देने के लिए तैयार हूँ। आप में से अगर किसी को कामिक रिलेशनशिप्स के बारे में टैरो करवाना है तो आप मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकती हूँ। और अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो के साथ एंगेज कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए। यही आप सबका प्यार मेरे काम आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।